अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के मिक्स प्लेटर शो में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान महर रशीद। निगरान वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान कर दिया गया। मुल्क के निगरान वज़ीर आज़म जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क होंगे। निगरान वज़ीर आज़म के नाम के ऐलान के लिए अपोजिशन और हुकूमत की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह शरीक हुए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था कि निगरान वज़ीर आज़म के नाम का फैसला तारीखी फैसला था। अपोजिशन लीडर और हुकूमत के दरमियान नून लीग के तजवीज़ करदा नाम पर इत्तफाक हुआ। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में निगरान वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान करते हुए कहा है कि मुल्क के निगरान वज़ीर आज़म जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क हैं, जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म की साहबजादी मरियम नवाज आज मुसलसल तीसरी समात पर अपना बयान कलमबंद करा रही हैं और वो अदालत की जानिब से पूछे गए 128 में से 84 सवालात के जवाब दे चुकी हैं। आज समात के दौरान मरियम नवाज ने बयान कलमबंद कराते हुए कहा है कि मोज़ेक फ़नेस्का का 22 जून 2012 का ख़त प्राइमरी दस्तावेज़ नहीं, जबकि GIT सरबराह वाजिद ज़िया का पेश किया गया 3 जुलाई 2017 का ख़त भी बतौर शाहिद अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि प्राइवेट फर्म के ख़त में कोई हकीकत नहीं। मरियम नवाज ने कहा है कि ये ख़त बराह रास्त GIT को भेजा गया, जो कि कानून के मुताबिक नहीं। ख़त में दर्ज दस्तावेज़ात पेश नहीं की गई। मरियम नवाज ने कहा है कि ख़त पर इन्हिसार शफाफ ट्रायल के खिलाफ होगा। इस ख़त के मतन से हमेशा इनकार किया। मैं कभी भी लंदन फ्लैट्स या इन कंपनियों की बेनिफिशियल मालिक नहीं रही। इन कंपनियों से कभी कोई माली फ़ायदा लिया, ना कोई और नफ़ा। गल्फ स्टील मिल के 25% शेयर्स, अल तौफीक केस का समझौता और 12 मिलियन के सेटलमेंट पर क्या कहती हैं के सवाल का जवाब देते हुए मरियम नवाज ने कहा, मैं इस मामले में कभी शामिल नहीं रही। गल्फ स्टील मिल्स के 25% शेयर फरोख्त का हिस्सा नहीं रही और 1980 के मुआहदे से भी कोई ताल्लुक नहीं। इससे कबल 25 मई को होने वाली गुज़िश्ता समात पर मरियम नवाज का कहना था कि लंदन फ्लैट्स हुसैन नवाज की मलकियत है और नेल्सन और नेक्सॉल कंपनी की बेनिफिशियल मालिक भी हुसैन नवाज थे। इन दोनों कंपनियों का ट्रस्ट डेट के जरिए ट्रस्टी बनाया गया। मरियम नवाज का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे और मेरे खावंद को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म नहीं दिया था, जबकि नैब के गवाह रॉबर्ट रेडले की रिपोर्ट हकाइक के मुनाफी है, जिस पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। रॉबर्ट रेडले ने रिपोर्ट इंतहाई उजलत में बनाई, जो एक तरफा होने के साथ साथ काबिल भरोसा भी नहीं, जबकि इसने ये भी साबित किया है कि इसे गवाही देने में दिलचस्पी थी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि अकामा वाले और हाई जैकिंग वाले मुकदमे में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों मुकदमात को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के ज़ब्ते इख्लाक पर लाहौर जाकर बात करूँगा। नवाज शरीफ ने कहा है कि 5 साल की मुद्दत में काम सिर्फ नून लीग ने ही किया है। हमने अपने तमाम मंसूबे मुकम्मल किए। इमरान खान और PTI बताएं उन्होंने कौन सा मंसूबा मुकम्मल किया। वो एक मंसूबा बता दे जो मुकम्मल किया हो। मुस्लिम लीग नून के कायद ने कहा है कि हमने बिजली के मंसूबे मुकम्मल किए, CPEC कराची का अमन बहाल किया, मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म की, मोटरवे बनाई, कोयटा, गवादर और बुरहान तक मोटरवे पहुँचा दी। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी मायूस कुन रही, जबकि 5 साल की मुद्दत में काम सिर्फ नून लीग ने ही किया है। साबिक ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी आज जनरल हेडक्वार्टर GHQ रावलपिंडी में पेश होंगे। असद दुरानी से किताब पर उनके ख्यालात की वजाहत ली जाएगी। आर्मी चीफ की तलबी पर साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी आज GHQ रावलपिंडी में पेश होंगे। जनरल रिटायर्ड असद दुरानी की किताब पर पाक फौज के तहफ़्फ़ुज़ात 28 मई को GHQ तलब कर लिया गया। 25 मई को DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी को 28 मई को GHQ तलब किया गया है। मिलिट्री कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर पोजीशन वाज़े करना होगी। DG ISPR का मजीद कहना था कि मिलिट्री कोड ऑफ कंडक्ट तमाम हाजिर और रिटायर्ड फौजियों पर लागू होता है। किताब में जिन मामलात पर रोशनी डाली गई उनमें कारगिल ऑपरेशन, एबटाबाद में अमरीकी नेवी सेल्स का उसामा बिन लादेन को हलाक करने का ऑपरेशन, कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी, हाफिज सईद, कश्मीर, बुरहान वानी और दीगर मामलात शामिल हैं। सूरज आज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा, किबला सिमत मालूम की जा सकती है।
सूरज आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:18 पर ऐन खाना काबा के ऊपर होगा, जिसकी वजह से क़िबले की दुरुस्त सिमत मालूम की जा सकती है। सऊदी माहिर फल्कियात के मुताबिक सूरज खाना काबा के मुतवाज़ी आ जाएगा, यानी एक ही ख़त अमूद पर वाक़ होगा, जिसकी वजह से खाना काबा का साया दिखाई नहीं देगा। पाकिस्तान के मायारी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:18 पर सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा, जिससे किसी कुतुब नुमा के इस्तेमाल के बगैर क़िबला दुरुस्त सिमत मालूम की जा सकती है। यौम तकबीर, पाकिस्तान को एटमी ताकत बने 20 साल मुकम्मल। 28 मई 1998 में आज के दिन पाकिस्तान की तरफ से किए गए तारीख़ी एटमी तजर्बात की याद में आज यौम तकबीर मनाया जा रहा है। इस दिन भारत के एटमी धमाकों का जवाब पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के इलाके चागी में 5 एटमी धमाके करके दिया था। 20 साल कबल एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान ने मुस्लिम दुनिया की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बनने का एजाज़ हासिल किया। एटमी धमाके इसलिए किए गए ताकि 11 मई 1998 को पोखरान में 3 बम धमाके करके भारत ने खत्ते की सलामती को ख़तरे में डाल दिया था। भारतीय क़यादत की जानिब से एटमी धमाके के बाद पाकिस्तान को ख़तरनाक मुश्किलात का सामना था। धमाके के बाद पाकिस्तान को ख़तरनाक धमकियों का सिलसिला भी शुरू हो गया। एक तरफ भारतीय धमकियों और इसराइल की मदद से पाकिस्तान की एटमी तजर्बा गाहों पर हमले की तैयारी कर रहा था, तो दूसरी जानिब मगरबी ममालिक पाबंदियों का डराव देकर पाकिस्तान को एटमी तजर्बे से बाज रखने की कोशिश में मसरूफ़ थे। इस वक्त के अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने भी 5 बार फ़ोन करके वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को एटमी धमाके न करने का मशवरा दिया था, जबकि इसके बदले करोड़ों डॉलर इमदाद की पेशकश भी की गई। ताहम आलमी दबाव के बावजूद हुकूमत ने जुर्रतमंदी का मुजाहिरा करते हुए 28 मई के दिन 5 एटमी धमाके करने का हुक्म दे दिया और चागी के पहाड़ों पर नारे तकबीर की गूंज में एटमी तजर्बात कर दिए गए। और अब खबरें शामिल करते हैं स्पोर्ट्स के मैदान से। आपको बताते हैं फिक्सिंग स्कैंडल के बारे में। कतर के मारूफ नशरियाती इदारे की जानिब से क्रिकेट में होने वाली करप्शन पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री में रांची में ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान खेले गए टेस्ट मैच में भी स्पॉट फिक्सिंग का इंकशाफ हुआ और इसमें ऑस्ट्रेलिया के ही 2 क्रिकेटर्स मुलव्वस पाए गए। ये मैच मार्च 2017 में खेला गया था। डॉक्यूमेंट्री में अनिल मुनव्वर नामी एक भारतीय शख्स को इंडरपोल रिपोर्टर के सामने 2 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स का नाम लेते हुए दिखाया गया है। अगरचे ये नाम एडिट करके निकाल दिए गए हैं, मगर चैनल का कहना है कि वो ये मालूमात मुतालिका अथॉरिटीज़ के सपुर्द कर सकते हैं। अनिल मुनव्वर के इल्ज़ामात पर जब इन दोनों ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से रब्ता किया गया तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मुनव्वर के मुताबिक खेल के दौरान मखसूस ओवर्स में इन प्लेयर्स को सुस्त बैटिंग करने की हिदायत की गई थी ताकि बैटिंग मार्केट में जितने भी स्कोर पर दाव वसूल किए गए हैं रन्स इससे नीचे रहें। इन इल्ज़ामात के जवाब में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने चैनल को इस डॉक्यूमेंट्री की गैर एडिट शुदा फुटेज फराहम करने का मुतालबा किया है, जबकि CA ने अपने बयान में कहा है कि ICC और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया दोनों ही किसी एक काबिल भरोसा शवाहिद से आगाह नहीं जिनसे कैंगरू प्लेयर्स के करप्शन से ताल्लुक़ का इंकिशाफ होता है। भारत भर में अदाकारा सोनम कपूर और आनंद आहूजा की शादी के चर्चे ज़बाने ज़द-ए-आम थे कि इनकी शादी के 2 रोज़ बाद ही नामवर अदाकारा नेहा धोपिया ने अचानक अपने दोस्त अंगद बेदी से शादी करके सबको हैरान कर दिया। एक तरफ जहां मदाहों ने दोनों को नई जिंदगी की शुरुआत पर मुबारकबाद के पैगामात भिजवाए, वहीं कुछ लोगों ने अपने से छोटी उम्र के लड़के से शादी करने पर नेहा धोपिया को तनकीद का निशाना बनाया और उनकी शादी से मुतालिक तरह तरह के सवालात उठाए और अदाकारा ने तमाम सवालात के जवाबात दे दिए। बॉलीवुड अदाकारा नेहा धोपिया का कहना था कि सिर्फ मेरे दोस्त वगैरह जानते थे कि अंगद मेरे लिए जज्बात रखते थे, जो कि सिर्फ एक तरफा था और आखिर तक ऐसा ही रहा। जबकि उन्होंने 4 साल कबल मुझे शादी की ऑफ़र की थी, लेकिन उस वक्त मुझे किसी और में दिलचस्पी थी और हम एक तरह के रिश्ते में थे। ताहम 4 साल बाद अंगद ने मुझे दोबारा शादी की ऑफ़र की और इस बार उन्होंने कहा है कि वो अपने 4 साल ज़ाया कर चुका है, लिहाजा अब शादी के अलावा किसी और रिश्ते में नहीं रहना चाहते।
अदाकारा ने इंकशाफ करते हुए कहा है कि मुझे हमेशा सही वक्त और सही जगह का इंतज़ार रहता था और गुज़िश्ता साल अंगत में खासी तब्दीलियाँ देखी थी। अब हमारे दरमियान दोस्ती से बढ़कर एक रिश्ता कायम हो गया है। यही वजह है कि मैं इन लोगों की तरह नहीं हूँ जो अपनी हर बात सोशल मीडिया पर बताते हैं। प्रोग्राम के अख्ताम में हमारे पास एक दिलचस्प खबर है। आपको बताते हैं कि गर्मी के बायस ट्रक में रखे गए अंडों से चूजे निकलने लगे। गर्मी की शिद्दत को बयान करने के लिए एक मुहावरा बहुत मशहूर है, बाहर इतनी गर्मी है कि अंडों से चूजे निकाले जा सकते हैं। कहने को तो ये महज एक मुहावरा है, लेकिन चीन में वायरल हुई वीडियो को देखकर कह सकते हैं कि ऐसा होना बिल्कुल मुमकिन है। चीनी सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत गर्दिश कर रही है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ट्रक अंडों के दर्जनों कार्टन लेकर जा रहा है और रास्ते में ही गर्मी की शिद्दत से अंडों से मुर्गी के चूजे निकलना शुरू हो गए। वीडियो बहुत मुख्तसर है, लेकिन फिर भी इसमें कम से कम 5 चूजे अंडों से निकलते हुए साफ देखे जा सकते हैं। इनके नन्हे नन्हे पैर अंडे के खौल को तोड़कर उन्हें बाहर निकलने में मदद दे रहे हैं। ये वाज़ेह नहीं है कि ये वीडियो कब बनाई गई, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ये वाक़या नहायत गर्म दिन में पेश आया। जनूबी मशरक़ी चीन में साल के इस अरसे में बहुत ही गैर मामूली गर्मी पड़ जाती है, लेकिन इतना कभी नहीं हुआ था कि बग़ैर इंक्यूबेटर के अंडों से चूज़े निकल आएँ। ये थी हमारे आज के दिन की अहम तरीन खबरें। मज़ीद खबरों और हेडलाइंस के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट, जो कि है www.urdupoint.com। फ़िलहाल महर रशीद को दीजिए इजाज़त। अला निगहबान।